Today in this video I am going to discuss about the mistakes made by the students for preparing for the examinations. आज मैं बात करूंगा उन गलतियों के बारे में जो कि उन स्टूडेंट्स के द्वारा की जाती है जो कि तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। डजंट मैटर कौन सी बात किस एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कोई जरूरी नहीं कि मैं नीट की, जेई की या से यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है 10 मिस्टेक्स मेड बाय स्टूडेंट्स। तो आज की टॉपिक की शुरुआत में मैं एक बात पहले बताना चाहूंगा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वो एकेडमिकली और करियर के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसी एक पर्सन की लाइफ में। ऐसा देखा गया है कि कई स्टूडेंट्स जो बहुत मेहनत करते हैं मगर फिर भी उनको उनके हिसाब का रिजल्ट नहीं मिल पाता है। दिन रात पढ़ रहे हैं, सही तरीके से अलग अलग किताबें हैं, कई चीजें हैं उनके पास, बट वो सही तरीके से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, तो अंत तक देखो। कोई अगर कमी लगे कि हाँ तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, इसको सुधारो, कोई और सहायता, कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, मैं उसके पे ट्राई करूंगा। अब बात करते हैं कि कमियां कौन कौन सी हो जाती हैं, किन किन कमियों पे ऐसा होता है कि स्टूडेंट मेहनत करता है फिर भी उसको उसके हिसाब का रिजल्ट नहीं मिलता। तो पहला है लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। पहला है लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। होता क्या है कि कई बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ना तो शुरू कर देते हैं। अब वो पढ़ते हैं इस हिसाब से कि उनके गांव में, मोहल्ले में, आसपास कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, आईएएस बन गया, तो उसके हिसाब से लग जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि उसकी तैयारी में क्या क्या चीजें लगेंगी, कैसे कैसे हमें उस पर मेहनत करना होगा, क्या टाइम टेबल बनेगा, क्या कोर्सेज होंगे, कितना समय लगेगा। बिना तैयारी के वो उस काम पे लग जाते हैं जिनका उन्हें पहले से कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, हमें कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, इसके बिना किसी भी चीज को जाने, वो अगर हम किसी भी फील्ड में जाए तो हमें प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, सीधी सी बात है। तो इसका एक कारण क्या बन गया? लैक ऑफ प्रॉपर प्लान। तो इसमें क्या करना होगा कि प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा। पहले हमें क्या करना होगा? प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा। उसके बाद हमें अपने हिसाब से जो कि हम स्टडी कर रहे हैं, हर इंसान का अपना अपना एक तरीका होता है, हर इंसान का अपना अपना एक मेथड होता है, अपने मेथड के हिसाब से बनाओ। किसी एक एग्जांपल के लिए मैं देता हूं, अगर कोई बच्चा जेईई की तैयारी कर रहा या नीट की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किसी का फिजिक्स अच्छा होता है, किसी की केमिस्ट्री अच्छी होती है, किसी का मैथ अच्छा होता है। तो अब हर इंसान के हिसाब से कोई बात तो लागू नहीं हो जाएगी ना कि भाई मैं अगर कहूं कि यार फिजिक्स अच्छा है, ठीक है, तो फिजिक्स पे काम करते हैं, तो मेरे हिसाब में चलो। अपने हिसाब से देखो कि कौन सा टॉपिक तुम्हारे लिए टफ है और कौन सा आसान है। जब मैं पढ़ता था तो मुझे फिजिक्स बहुत अच्छा लगता था, तो मेरे लिए फिजिक्स आसान था, मेहनत करता था मैं, तो मुझे पसंद था। केमिस्ट्री मेरे लिए मुश्किल थी, बायो ठीक ठाक था, बायो में मैं रीडिंग रिवीजन पे करता था, फिजिक्स मुझे पसंद था। उसी हिसाब से किसी को बायो बहुत पसंद हो सकता है, किसी को मैथ बहुत पसंद हो सकता है। तो अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज करो और देखो जिन सब्जेक्ट में डिफिकल्टी ज्यादा है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो है उसको ज्यादा टाइम दो। सिंपल सी बात, जो आसान लग रहा है, जो इजी है, उसको थोड़ा रिड्यूस कर लो समय। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? हमें एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना होगा, यानी कि पढ़ाई करते समय हमें कब क्या कैसे कैसे करना है। अगर कॉलेज गोइंग हो तो कॉलेज की टाइमिंग, कोचिंग की टाइमिंग, सब कुछ। अगर स्कूल गोइंग हो तो स्कूल के हिसाब से, और अगर सिर्फ तैयारी करते हो तो कोचिंग की टाइमिंग और अपनी स्टडी की टाइमिंग, इसको मेंशन करना होगा। ठीक है, दूसरा है इग्नोरिंग
इग्नोरिंग द सिलेबस। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे जो तैयारी करने जाते हैं वो उन लोगों से एडवाइस ले लेते हैं या उनसे बात करते हैं जिन्होंने एग्जाम 5 साल 10 साल पहले क्वालिफाई किया है, ठीक है, या 4 साल पहले क्वालिफाई किया है। करंट सिलेबस क्या है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब तो ऑनलाइन सुविधाएं हैं, गूगल पे सर्च करो करंट अपडेटेड सिलेबस ऑफ दिस टॉपिक, यूपीएससी का हो, सीबीएसई का हो, नीट का हो, जेई का हो, सीयूईटी का हो, किसी भी चीज का हो, आप उसका करंट अपडेटेड सिलेबस निकालो। उसके बाद उसका एग्जाम पैटर्न, जैसे सीयूईटी का एग्जांपल लेता हूं, सीयूईटी में कई यूनिवर्सिटीज जो है वो पीसीबी पीसीएम पे देती, मगर कई यूनिवर्सिटी उसके साथ लैंग्वेज एप्टीट्यूड इसको भी ऐड करती है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए हमें कि कौन सा पैटर्न है, उस पैटर्न के हिसाब से तैयारी। प्लस इसके लिए क्या करना होगा, सिलेबस अपडेटेड रखना होगा, फिर पैटर्न पे ध्यान देना होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या है, ठीक है। फिर एग्जाम का पैटर्न सिलेबस अगर हमको मिल गया तो हमको उसके हिसाब से अप्रोच करना होगा, हमें उस हिसाब से करना होगा ताकि एग्जाम हमारा टाइम बाउंड सिचुएशन में चलता रहे, प्रिपरेशन हमारी सही तरीके से चलती रहे, ठीक है। इसके बाद पूरे सिलेबस को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करो, पूरे सिलेबस को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करो कि कैसे हम उसको कर सकते हैं, कैसे हमारा एफिशिएंसी बढ़ सकता है, हमारा उस पर फोकस होना चाहिए। एफिशिएंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, ठीक है। इसके बाद अगला कारण बनता है ओवर रिलायंस ऑन वन स्टडी मटेरियल। अब ये क्या है, जैसे जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या जेई की तैयारी कर रहे हैं, वो किसी एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उन्होंने एक स्टडी मटेरियल ले लिया, उस पे ही लगे हुए हैं, या कई ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, उनका एक स्टडी मटेरियल आता है, उस पे लग गए। स्टडी मटेरियल की एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो किसी इंसान ने ही बनाया, उसके पास लिमिटेड सोर्स होते हैं, उस लिमिटेड सोर्स पे उसने उसको तैयार किया। तो एक स्टडी मटेरियल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होगी कि उसके पास एक लिमिटेड सोर्स होगा, वो लिमिटेड चीजें ही डालेगा, ठीक है। इसलिए प्रिफर करो कि जितने ज्यादा एटलीस्ट 3 से 5 स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल करो, रेफरेंस बुक्स का इस्तेमाल करो। रेफरेंस बुक्स से क्या होता है कि अगर एक जगह पढ़े, जैसे एक मैंने देखा है मोस्टली कोचिंग में कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, इससे एग्जाम क्लियर हो जाता है। मैं गारंटी देता हूं कि अगर कोई बच्चा सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे रहेगा उसका एग्जाम नहीं होगा, कोई एग्जाम क्लियर नहीं होगा। उसके पीछे रीजन क्या है, एनसीईआरटी इज जस्ट अ रेफरेंस बुक, ये बताती है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके अंदर का डिटेल स्टडी स्ट्रक्चर जो है वो हमको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। तो एनसीईआरटी के साथ साइड बुक लेनी पड़ेगी हमको। तो ये देखना होगा कि हमारे पास किताबें कौन कौन सी हैं और उसमें दिया गया कंटेंट कितना अच्छा और रिलायबल है। ये नहीं कि अगर कोई दोस्त पढ़ रहा है किसी फैंसी टीचर या फैंसी प्रोफेसर की किताब तो उसको भी उठा के पढ़ना शुरू कर दो, नहीं, जो जिसकी लैंग्वेज समझ में आए उस लैंग्वेज की बुक को अच्छे से प्रेफर करो, ठीक है। इसके बाद है अगला कारण है नॉट प्रैक्टिसिंग द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। किसी भी टीचर से पूछो, किसी भी स्टूडेंट जिसने क्वालिफाई किया उससे पूछ लो, वो सीधा कहता है कि भाई मैंने लास्ट 5 से 10 साल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक लड़के का रिजल्ट आया था जेई में, जिसने सिर्फ रैंक सुधारने के लिए एग्जाम दिया था कि उसको स्कॉलरशिप मिल जाए कोचिंग में। उसने उसके लिए यूज किया एक सिंपल ट्रिक, उसने लास्ट 10 साल के पूरे पेपर सॉल्व कर डाले। उसका नतीजा ये हुआ कि उसकी रैंक जो वो चाहता था कि 10-20 हजार पे जाए, वो 4000 के आसपास उसकी रैंक आ गई। तो उसके पीछे रीजन क्या था, क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को
पढ़ो। अब इसमें हमको क्या पढ़ना होता है, ये नहीं कि हम सिर्फ क्वेश्चन लगा के छोड़ दिए, हमको ये देखना होता है कि उसमें क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है, कौन कौन से टॉपिक को उसने ज्यादा टच किया है, किस टॉपिक को कितने इंटरवल के बाद टच किया। कई बार होता है कुछ टॉपिक होते हैं जो 1-2 साल बाद रिपीट होते हैं, कुछ टॉपिक होते हैं जो रेगुलर रिपीट होते हैं, ठीक है। तो हमको वो देखना होगा। फिर तो हमको टॉपिक सेलेक्ट करना होगा, टाइम मैनेजमेंट इसमें देखना होगा। अब इसमें क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम कि क्वेश्चन को टाइम बाउंड में सेट करते हैं। अब जैसे कोई अगर जेईई की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा हो, तो उसमें मैंने वीडियो पूरा बनाया हुआ है कैसे बांटते हैं। फिजिक्स के लिए हम लोग देते हैं 2 से 3 मिनट, केमिस्ट्री के लिए हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई अगर केमिस्ट्री का, मैं नीट की बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री का अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो 30 सेकंड से लेकर के 60 सेकंड तक में इसको सॉल्व करना होता है। बायो क्वेश्चंस को हम लोग 10 से 20 सेकंड की टाइमिंग की बात करते हैं, 10 से 20 सेकंड में बायो क्वेश्चन सॉल्व कर देना चाहिए, ठीक है। तो एक इस तरह से पैटर्न बनाते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इसका फायदा यह होगा कि हमको अपने वीक एरियाज पता चल जाएंगे कि हमें किस किस सवाल में किस किस जगह पे क्या क्या दिक्कत आ रही है, तो हमको एक बेनिफिट ये हो जाता है। इसके बाद अगला कारण है रिवीजन। अगला जो कारण बनता है लैक ऑफ रिवीजन। अब यहां क्या होते हैं, कई बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ क्या होता है कि कहते हैं मुझे टाइम नहीं मिला, मैं पढ़ रहा हूं लगातार पढ़ रहा हूं, टाइम नहीं मिला। इसको समझने का मैं तरीका, जो लोग कोचिंग जा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो अंडर की तैयारी में है या कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहता हूं कि 3 सेट बनाओ। ठीक है, होम, कोचिंग, अब ये क्या है, जब कोचिंग जा रहे हो तो वो पढ़ के जाओ जो पढ़ाया जाने वाला है। जब कोचिंग जा रहे हो तो वो पढ़ के जाओ जो पढ़ाया जाएगा, कोचिंग में उसको पढ़ लो, और घर जाके वो पढ़ो जो कोचिंग में पढ़ाया गया या स्कूल में पढ़ाया गया, जैसे पढ़ते हो उसकी बात करें। तो अब इससे क्या होगा कि एक ही टॉपिक, जस्ट अज्यूम कि मुझे पहले चैप्टर का तीसरा हेडिंग आज कोचिंग में पढ़ाया जाएगा। हम सुबह पढ़ लिए कोचिंग जाने से पहले, कोचिंग में जाने के बाद हमने इसी टॉपिक को पढ़ लिया। अब एक सवाल आता है कि हमें कैसे पता चले कितना पढ़ाएंगे। एक गेस ले लो कि हम 1 या 2 हेडिंग 3 हेडिंग पढ़ के जाएंगे। तो अब क्या होगा कि हम जब घर आए तो इसी को वापस से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। यहां एक बात का ध्यान रखना है, रटना नहीं है, याद नहीं करना है, समझ में आया। घर से कोचिंग जाने से पहले जब पढ़ रहे हो उसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, जस्ट रीड, ताकि शब्द मिल सके जो हम पढ़ा रहे हैं या पढ़ेंगे जाकर के, जो टीचर पढ़ाएगा वो हमें मिल सके कि हाँ ये बोल क्या रहा है, समझ में आएगा। जब कोचिंग में गए वही टॉपिक पढ़ा दिया गया, अब जब पढ़ लिए हो तो घर आके रिवाइज कर लो, आसानी से याद हो गया। दूसरी चीज, कल में टाल देना कि यार आज मन नहीं कर रहा है, कल पढ़ लेंगे। तो ये जो टुमारो की बीमारी होती है ना, ये बहुत बेकार होती है। इसको कल पे मत टालो कोई भी चीज। इसको मैं अपने क्लासेस में मस्ती में समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं कि अगर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन 1 पंच अ डे, और दूसरा ऑप्शन 365 पंचेस ऑन 31st ऑफ दिसंबर, ठीक है। यानी क्लास में आओ, जैसे इंटर करोगे मैं अपनी ताकत से 1 पंच पेट में मारूंगा तुम्हारे, ठीक है, फिक्स। ये डेली होगा, पहला ऑप्शन। डेली आओ, 1 पंच खाओ, क्लास में बैठ जाओ। दूसरा ऑप्शन 365 पंच मैं एक साथ 31 दिसंबर को मार दूं, या तो क्लास के पहले दिन खा लो। 2 ऑप्शन, इन दोनों में कौन सा चूज करोगे। समझदारी ये है कि 1 पंच पर डे, क्यों, हो सकता है पहले दिन में मारो,
तो सांस भी ना ले पाओ, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 1 महीना, 2 महीना, तीसरा महीना जाते जाते सीधा जिसको भी क्या कहता सर थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ाइए, मजा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये इंटेंसिटी बढ़ाते बढ़ाते उसके एब्डोमिनल मसल्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर चुका है। और ये 365 पंच अगर एक साथ मारने पे आ जाओ, मुझे जितना अपने आप पे भरोसा है, 50 क्रॉस नहीं करोगे, न्यू ईयर उसी दिन खत्म हो जाएगा। तो यही पढ़ाई का भी रूल है कि अगर हम पर डे का काम लटकाते गए कि कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, तो ये बोझ बन जाएगा। तो पर डे झेलो, आदत बनाओ, फिर वही पढ़ाई आसान लगने लगेगी। कई कई लोग कहते हैं मैं 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाता, कई लोग 10-10 घंटे पढ़ लेते हैं। उसके पीछे रीजन यही है, रेगुलर प्रैक्टिस। ठीक है, इसके बाद है अगला कारण बनता है इग्नोरिंग मॉक टेस्ट। अगला कारण किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई ना कर पाने का अगला कारण जो है वो है इग्नोरिंग मॉक टेस्ट। कोचिंग में होने वाले जो टेस्ट होते हैं, लोग करते क्या है कि भाग गए, क्रिकेट खेल रहे हैं, गए नहीं, छोड़ दिए कि यार क्या ही रखा है, रखा है तभी तो क्लास में टेस्ट लिया जा रहा है। इसका फायदा क्या होता है? मॉक टेस्ट रियल एग्जाम को तुम्हारे दिमाग में तैयार करता है, यार इसमें ये होगा। मॉक टेस्ट देने वाले कई लोग नकल मारते, मैंने ये देखा है। नहीं, टेस्ट जो कोचिंग में हो रहा है या इंस्टीट्यूट में हो रहा है उसमें नकल मत मारो, ये तुम्हारे लिए ही बनाया गया है, उससे प्रैक्टिस करो। तो इसमें ये क्या करेगा, ये जितना लो स्कोर होगा तो कम स्कोर है, क्योंकि वो स्कूल का एग्जाम है नहीं जो फेल हो गए डर है कुछ भी, वो तो कोचिंग का टेस्ट है, इंप्रूवमेंट लाना है उसमें। जो एरिया तुम्हारा कमजोर है उस पर देखो, उस पर काम करो। जो लग रहा है कि हाँ ये मेरा ठीक चल रहा, उसको सुधार सकते हो। तो मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करता है उन सिचुएशंस में। जनरली मैं अपनी कोचिंग में जब मैं पेपर बनाता हूं तो 3 घंटे का जो पेपर होता है, मैं जो 3 घंटे का पेपर बनाता हूं, मैं इसके लिए 2 घंटे का टाइम देता हूं। 2 घंटे। मेरे क्लास के बच्चे हर साल ये होता है, साल भर वो इस बात की कंप्लेन करते हैं कि सर टाइम कम था, पेपर बहुत टफ, और रियलिटी में मैं बहुत टफ पेपर बनाता हूं। तो अब उनका ये एक ही कंप्लेन था कि सर हमने पेपर बहुत टफ बना दिया, टाइम बहुत कम दिया है, टाइम बहुत कम दिया है। लेकिन वही बच्चे जब बोर्ड का एग्जाम देके आते हैं, किसी एग्जाम में बैठ के आते हैं, तो उनको पता है कि प्रैक्टिस कर चुके हैं 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में करने का। तो वो अगर समय के साथ भी चले और थोड़ा बचा के भी चले तो 2.5 घंटे में सारा पेपर बड़े आराम से निपटा लेते हैं, और 30 मिनट फिर भी बच जाता है उनके पास। और वही बच्चा है कहते हैं कि सर पेपर बड़ा आसान था, मेरा तो 2.5 घंटे में ही हो गया। एक्चुअली उन्होंने 3 घंटे कम 2 घंटे में करने की प्रैक्टिस की हुई है। तो ये बेनिफिट होता है मॉक टेस्ट का। तो नेवर इग्नोर योर मॉक टेस्ट। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि लास्ट मिनट प्रिपरेशन, एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी आती है। लास्ट मिनट प्रिपरेशन, जो लोग लास्ट मिनट प्रिपरेशन करने चलते हैं ना, उनके साथ दिक्कत ये होती है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, पकड़े क्या छोड़े क्या समझ में नहीं आता, कितना पढ़े कितना छोड़े याद नहीं रहता कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, कितनी तैयारी हो चुकी है। एक सबसे बड़ा कारण है। तो इसका है कि डेली रूटीन बनाओ, जैसे मैंने अभी बताया कि डेली रूटीन होना चाहिए हर काम के लिए, फिक्स टाइम बाउंडेशन होनी चाहिए, फिक्स पैटर्न रखो। ये नहीं होगा कि 100% वो फॉलो ही होगा, नहीं होगा, बट कोशिश तो किया जा सकता है। सबसे बड़ा एक और खास बात इसमें होती है डिस्ट्रैक्शन। सबसे बड़े प्रॉब्लम आते हैं डिस्ट्रैक्शन, टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया। ठीक है, ये सबसे बड़े प्रॉब्लम है। अगर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया जाए तो वो बुरा नहीं। तो टीवी मोबाइल यूज करना है, कैसे करो? टीवी न्यूज देखने के लिए करो, मोबाइल पढ़ने के लिए करो, सोशल मीडिया से एकदम दूर रहो। इस समय जो नगर निगम का जो कूड़ा है और गटर का एरिया है, उससे गंदा इस समय भारत का सोशल मीडिया है। स्थिति इतनी खराब है कि सोशल मीडिया पे 1 घंटा बिताने से अच्छा है कि
किसी कूड़े घर में जाकर के 1 घंटा आराम से रह के आओ, वहां सिर्फ फेफड़े और नाक को ही प्रॉब्लम होगी, दिमाग को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सुनने में अजीब लग सकता है बट ये सच है। सोशल मीडिया इस समय गंदगी से भरा हुआ है, चारों तरफ नंगा नाच मचा हुआ है, चलता फिरता ऑनलाइन कोठा बना कर रख दिए हैं लोग, तो वहां कोई इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है। टीवी न्यूज देखने के लिए न्यूज देखना बहुत जरूरी है, अपडेटेड रहोगे। मोबाइल सिर्फ एजुकेशन पर्पज से, ज्यादा फालतू काम के लिए नहीं। ठीक है, तो ये लास्ट मिनट प्रिपरेशन कभी काम नहीं आती, इन सबसे दूर रहो। टाइम को मैनेज करो, डेली रूटीन बनाओ और अपने हर एक रूटीन को फॉलो करने की कोशिश करो। अब एक सबसे खास बात जो कि किताब और इन सबसे दूर है, वो है तुम्हारा हेल्थ एंड स्लीप। ठीक है, हेल्थ और स्लीप, इसमें सबसे प्रॉब्लम आती है पुअर डाइट, इम्बैलेंस स्लीप साइकिल, ठीक है, ये दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, पुअर डाइट और इम्प्रॉपर स्लीप साइकिल। ये मिलकर के इंडाइजेशन, वीकनेस, टायर्डनेस, ये सब बढ़ा देती है। ठीक है, पुअर डाइट का मतलब क्या है? सही तरीके से भोजन न करना, बहुत तला भुना मत खाओ, हल्का भोजन करो, जिसको कहा सात्विक भोजन कहा जाता है, उसको प्रेफर करो। स्लीप साइकिल एक स्टूडेंट की लाइफ में 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए। तो स्टूडेंट के पास टाइम कम बचता है तो एटलीस्ट मिनिमम 7 घंटे जरूर सो, डीप स्लीप होना चाहिए, 7 घंटे का डीप स्लीप होना चाहिए। सुबह 45 मिनट के वर्कआउट आदत में डाल लो, सुबह 7 घंटे का स्लीप, 45 मिनट का वर्कआउट, ये अपने डेली की आदत में डालो। वर्कआउट में क्या कर सकते हो? सिंपल रनिंग, थोड़ा सा मेडिटेशन, जॉगिंग, इन सब के थ्रू 7 घंटा कॉन्टिन्यूअस डीप स्लीप। ठीक है, इसके अलावा अगला कारण बनता है जो कि मेरे सामने ही कई बच्चों मैंने ये देखा है, मेरे 1-2 दोस्तों में भी ये रहा है, निगेटिविटी और ओवरथिंकिंग। ये सबसे बुरी चीज है। एग्जाम दिए नहीं हुआ, अरे यार मेरा तो एकदम ही नहीं हो रहा, कैसे होगा, बाकी का हो गया। बाकी से तुलना मत करो, सबका अपना अपना एक लेवल होता है, सबका अपना एक पैटर्न होता है। हर इंसान का अपने सोचने का एक तरीका होता है, अपने समझने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो अगर इस चीज को समझोगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी कि निगेटिविटी का कारण क्या है? कंपैरिजन। हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, अपने आप को बाकियों से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं। हमें अपना टारगेट देखना है और उस पर लग के काम करना है। Ups and downs are the part of life, but these are not the final goal or the final destiny. ये फाइनल नहीं होते, ये पार्ट है जीवन के, इसमें अप एंड डाउन आता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहने दो और अपने आप को टाइम दो। ठीक है, ओवर थिंकिंग सबसे बुरी चीज है। अब ओवर थिंकिंग क्या है? कोई स्टूडेंट है, मोहल्ले में या कहीं कुछ हुआ, बहस हो गया, अब वो सोच रहा होता है हम आईएएस बन जाएंगे, इनको उनकी औकात दिखा देंगे। सोचने से आईएएस बन जाओगे? हम डॉक्टर बन जाएंगे, इनको इनकी औकात दिखाएंगे, इनको पता चलेगा, इनसे बात नहीं होगा, इनके घर पे जाएंगे नहीं। करो, सोचो नहीं। ओवर थिंकिंग बर्बाद कर देती है, ओवर थिंकिंग कोई फायदा नहीं है। पॉजिटिविटी लाओ, अपने आसपास उन लोगों को रखो जो पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं किसी चीज को लेके। निगेटिव अप्रोच वाले लोगों से दूर हो, जो तुम्हें निगेटिविटी के साथ देते हैं तो उनसे दूर रहो, कि वो क्या बोल रहे हैं डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो निगेटिव है, वो निगेटिव ही रह जाएंगे। क्लियर है? अब अगला एक पॉइंट आता है, अवॉइडिंग डाउट क्लियरेंस। ये एक सबसे बड़ा और सबसे कॉमन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के बीच में। क्या दिक्कत होती है इसमें? कि बच्चा पढ़ रहा है, उसको डाउट्स हुए, क्लास में गया, पूछा ही नहीं। सबसे उसको लगता है यार हम पूछें तो बाकी लोग आसपास जो है वो हंसेंगे, तुमसे तेज होते तो तुम्हारे क्लास में बैठते नहीं, तुम्हारे बराबर ही है वो सब, कोई ऊपर कोई नीचे,
सबका आईक्यू अलग अलग होता है। तो ये कभी मत सोचो कि बगल वाला क्या सोचेगा, सोचने दो, सोचने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो उस पर फोकस करो जो कि तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुमने स्टडी किया, अब इसको कैसे करते हैं देखो। जब तुम कोई चीज पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, एक कॉपी रखो, हमेशा एक कॉपी रखो जिसपे तुम डाउट के सॉल्यूशन रखोगे, ठीक है। तो जब तुम लाइनिंग शुरू करो तो उस पर जो भी प्रॉब्लम है, इवन अ वर्ड, एक छोटा सा शब्द भी अगर दिक्कत कर रहा है, नोट कर लो कि हमको ये डाउट में है। फिर जब टीचर के पास जाओ तो उससे बोलो कि सर हमको ये प्रॉब्लम्स आई हैं, आप हमको इसका सॉल्यूशन बता दीजिए। पहले ये कई बच्चे करते क्लास में पहुंचते ही शुरू हो जाते, नहीं पहले सुनो, टीचर तो बताएगा ही। अगर बताने के बाद भी वो डाउट रह जाए तब जाके फिर से पूछो। अब पूछने के बाद वो जो डाउट वाली कॉपी है ना, उस पर तुमने वो बनाया कि हमको ये डाउट है, उस डाउट के सामने का जो भी आंसर है उसको नोट कर लो। भविष्य में क्या होगा कि जब पढ़ने बैठोगे तुम्हारे पास अपना खुद का एक डाउट सॉल्विंग पैटर्न का कॉपी पूरा तैयार रखा है, पढ़ते जाओ, देखते जाओ। क्योंकि उसे खुद तुमने तैयार किया है और खुद तुमने ही लिखा है, तो उसे समझने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। फिर डाउट अगर बन रहा है तो पहले खुद से खोजो, किताबों से, इन सब जगहों से, फिर टीचर से पूछो। इससे क्या होगा कि हमारा जो एक ब्रेन का वर्किंग मैकेनिज्म है वो क्लैरिफाइड हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैं ओवरऑल बात करूं इन सभी चीज को लेकर के, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलते हैं। अगर कोई सोचे कि मैं सिर्फ किताबें ले लूं, क्वेश्चन पेपर ले लूं जैसा मैंने बताया और लग जाओ, नहीं, ऐसे नहीं होता। किताबें, क्वेश्चन पेपर, टाइम टेबल, एक पूरी स्ट्रेटेजी, जस्ट लाइक अ वॉर, एक पूरी स्ट्रेटेजी लगती है, उसके हिसाब से तैयार किया जाता है। फिर वो गलतियां खोजो, कौन कौन सी गलतियां होती हैं या हो रही। जैसे मैंने आज अभी 10 गलतियों के बारे में बात की, इन 10 गलतियों में देखो कि कौन सी गलती है जो तुम कर रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूं, ये सिर्फ नीट जेई के लिए नहीं है, कोई भी एग्जाम, जो भी यूपीएससी, पीसीएस, ट्रिपल एस, जो भी तैयारी कर रहे हो उसके लिए है ये। तो जो जो कमियां हैं, जो जो गलतियां कर रहे हो उसको मार्क करो और दोहराओ मत, ठीक है। लगातार प्रैक्टिस, कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस करते जाओ। अपने आप को हेल्दी रखो, सही से सो, सही से उठो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे से रहो, साफ सफाई में रहो और खुद पे भरोसा रखो। मैं अपने क्लास में हमेशा अपने बच्चों से कहता हूं कि अगर खुद पे एक बार डाउट भी आए, और जो मेरे स्टूडेंट अगर ये वीडियो देखेंगे तो वो इस बात से एग्री भी करेंगे, मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि अगर तुम्हें डाउट भी आ रहा है तो छोड़ दो। जब तक मैं ना कह दूं कि ये काम तुमसे नहीं होगा, मानना कि तुमसे होगा। जिस दिन मैं कह दूं कि तुमसे नहीं होगा, मान लेना कि नहीं होगा। और अगर ब्रह्मा भी आके कह दें कि बेटा ये काम छोड़ दो, नहीं होगा, तो उनसे कहना कि सर, हरिओम सर बोले हैं कि हो जाएगा, और वो काम हो जाएगा। मेरे स्टूडेंट्स, ये मेरा एक्सपेरिमेंटल एक थॉट था जिसको मैंने पिछले 13 साल से मैं अपने स्टडी एजुकेशनल करियर में हूँ, और 13-14 साल से मैं इस चीज को एक्सपेरिमेंटली यूज करता आ रहा हूँ और इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट रहा है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव अप्रोच रखो, फिर देखो यार, कोई भी एग्जाम होगा, कुछ मुश्किलों के बाद ही सही क्वालिफाई जरूर करोगे, ठीक है। तो फिर आई होप कि दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर कुछ रह जाता है, कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना, मैं जरूर बताऊंगा। अपने दोस्तों को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।